हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम बीएससी थर्ड ईयर का फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या मालूम चलेगा कि जो स्पीड ऑफ लाइट है केवल वही एब्सोल्यूट होता है। बेसिकली ये पढ़ सब लेता है लेकिन इसका पर्पस ही नहीं किसी को मालूम होता है और कैसे फेल कर जाता है ये एक्सपेरिमेंट। तो हम पहले स्टार्ट करने से पहले इसका पर्पस समझा देते हैं कि हम ये एक्सपेरिमेंट कर क्यों रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। अब देखो इसका पर्पस क्या है। पर्पस ये एक्सपेरिमेंट किया गया था अर्थ और ईथर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन कितना है ये मालूम करने के लिए। रिलेटिव मोशन कितना है ये मालूम करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट फेल कर गया। क्यों? क्योंकि अर्थ में और ईथर में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है। ये प्रूफ हो गया इस एक्सपेरिमेंट में। हमको प्रूफ क्या करना था, निकालना क्या था कि अर्थ और ईथर में कितना रिलेटिव मोशन है। बट रिलेटिव मोशन कुछ आता ही नहीं है तो ये एक्सपेरिमेंट फेल कर जाता है। ठीक है, तो अब ये देखेंगे कि ये कैसे मालूम पड़ा कि अर्थ में और ईथर में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले देख लेते हैं इसमें कंस्ट्रक्शन कैसे किया गया। पहले लिया गया सोर्स ऑफ लाइट एस। एस क्या है? सोर्स ऑफ लाइट, जहाँ से लाइट निकलेगा। ठीक, यहाँ से लाइट जा रहा है, ये लाइट गया। ठीक, अब क्या हुआ कि यहाँ पर एक पार्शियली सिल्वर्ड प्लेट रखा गया जिसको P से हम इंडिकेट कर रहे हैं, पार्शियली सिल्वर्ड प्लेट। और इसके आगे एक मिरर रख दिया गया और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक मिरर। और ये डिस्टेंस D है, कैपिटल D, और ये डिस्टेंस भी कैपिटल D है, मतलब दोनों डिस्टेंस सेम रखा गया। ये दोनों मिरर हैं तो इसको M1 नाम दे देते हैं, इसको M2 नाम दे देते हैं। और ये जो प्लेट P है पार्शियली सिल्वर्ड है, इसका भी कुछ रोल है तभी तो पार्शियली सिल्वर्ड है। पार्शियली सिल्वर्ड प्लेट। ये पार्शियली सिल्वर्ड है। अच्छा सोचो, कोई मिरर है वो पूरा पॉलिश रहता है तो पूरा लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है। ये पार्शियली सिल्वर्ड है तो कुछ लाइट केवल क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चला जाएगा और कुछ लाइट ट्रांसमिट कर जाएगा क्योंकि पार्शियली सिल्वर्ड है। अब होगा क्या कि ये रे इधर गया और फिर इधर से इधर आएगा मिरर से टकराकर, और ये लाइट इधर गया और इधर से इधर आएगा टकराकर। तो हम क्या निकालेंगे, देखो यहाँ दो तरीके से लाइट जा रहा है, एक इधर और एक इधर। इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल जर्नी, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स जर्नी या फिर लैटरल जर्नी। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली दो जर्नी हो रहा है। Now light have two journey, दो जर्नी है। पहला कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल जर्नी, और दूसरा क्या है, लैटरल जर्नी, जिसको ट्रांसवर्स जर्नी भी बोलते हैं हम लोग।
तो लाइट जो है यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से फिर यहाँ आया, तो इसमें कितना टाइम लगा हम ये निकालेंगे, जिसको हम t से इंडिकेट करेंगे सेकेंड केस में, यानी कि लैटरल जर्नी में लाइट ऊपर जाएगा और ऊपर से नीचे आएगा, तो उसमें कितना टाइम लगेगा उसको हम t डैश से दिखाएंगे। ठीक है, फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना टाइम डिफरेंस है दोनों में। और माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, यहाँ पर हम एक टेलीस्कोप रख देते हैं जहाँ पर हमें फ्रिंज ऑब्जर्व करना होता है। ये लाइट इसमें आता है, ये क्या है, टेलीस्कोप, इसमें हम फ्रिंजेस ऑब्जर्व करते हैं। तो हम कैलकुलेट करेंगे कि ये लाइट जब जा रहा है और इधर आ रहा है, और ये लाइट जब इधर जा रहा है और इधर आ रहा है, तो दोनों में कितना टाइम डिफरेंस है। तो पहले हम ये टाइम निकाल लें, फिर ये टाइम निकाल लें, फिर दोनों का डिफरेंस। तो स्टार्ट करते हैं। पहले लॉन्गिट्यूडिनल जर्नी, ये अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है, ये बेसिकली सेंटर पर है। तो देखो सर, टाइम कैसे निकालेंगे, पहले तो हम ये देख लें कि ये लाइट इधर जा रहा है। तो देखो लाइट इधर जा रहा है और अर्थ का मोशन भी इधर ही है। अर्थ कैसे मूवमेंट करता है, वेस्ट टू ईस्ट। अच्छा, हमको क्या दिखता है कि सन मूव कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट। जाहिर सी बात है, अर्थ ऐसे मोशन कर रहा है तो हमें लगेगा सन ऐसे मोशन कर रहा है। ठीक है, तो देखो c वेलोसिटी ऑफ लाइट इधर है, और मान लेते हैं v वेलोसिटी ऑफ अर्थ, वो भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितना हमें टाइम मिलेगा, मान लेते हैं t1 टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो ये d है और स्पीड c माइनस v। अब तुम सब सोचोगे c माइनस v क्यों, जब दो वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो वहाँ पे ये वेलोसिटी माइनस हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मेरा दोस्त इधर 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है और हम 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहे हैं, तो हमको क्या लगेगा कि ये 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। मान लो ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, तो हमें लगेगा ये 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, क्योंकि ये आगे चल रहा है तो हम भी उसके साथ चल रहे हैं, तो इसका वेलोसिटी कुछ कम लगेगा हमें। अगर मान लो हम यहाँ रुके हैं, वेलोसिटी 0 है, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, तो हमें लगेगा इसी स्पीड से जा रहा है क्योंकि हम रुके हुए हैं। ठीक है, तो स्पीड माइनस हो जाता है जब वेलोसिटी से हम डायरेक्शन में हो। ठीक, तो ये तो t1 निकल गया। ये t1 निकला कब है, when light goes from p to m1, p से m1 कहाँ गया है। ठीक है, अब देखो होगा क्या कि अर्थ मोशन कर रहा है तो ये मिरर यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा कुछ टाइम बाद, और ये प्लेट शिफ्ट करके यहाँ पर आ जाएगा। इसको डॉट 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 करके दिखा रहे हैं हम। ठीक है, तो अब लाइट यहाँ से इधर आएगा, तो बेसिकली ये डिस्टेंस तो d ही रहेगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो नहीं बदलेगा, बट चेंज क्या हो जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट देखो किधर है, इधर है। लाइट इस टाइम इधर आ रहा है रिफ्लेक्ट होकर, बट वेलोसिटी ऑफ अर्थ इधर ही है। तो यहाँ पर क्या टाइम होगा, t2 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड होगा c प्लस v। when light goes from, इसको हम p डैश मान लेते हैं और इसको m1 डैश। ठीक है, when light goes from m1 डैश टू p डैश। ठीक है, अब फिर तुम सब सोचोगे यहाँ c प्लस v क्यों है। देखो मान लो हम इधर 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहे हैं और इधर से मेरा दोस्त तेज़ी से दौड़ते आ रहा है 6 मीटर
पर सेकेंड की स्पीड से, काफ़ी तेज़ दौड़ रहा है। तो हमें क्या लगेगा कि ये काफ़ी तेज़ आ रहा है, हम भी दौड़ रहे हैं वो भी दौड़ रहा है, तो सेपरेशन और तेज़ी से कम हो रहा है, सेपरेशन और तेज़ी से कम हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे रुके हुए हैं, हम यहाँ पर रुके हुए हैं, ये इसी स्पीड से आ रहा है, तो हमें लगेगा इसका एक्चुअल स्पीड यही है क्योंकि हम तो रुके हुए हैं। तो बेसिकली जब दो वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो तो एडिशन आ जाता है वहाँ पे, ठीक है। अब हमें टोटल टाइम निकालना है, तो टोटल टाइम निकाल लें। टोटल टाइम t1 प्लस t2, दोनों को ऐड कर लें हम लोग, तो t, टोटल टाइम को t से इंडिकेट कर रहे हैं, तो t1 कितना है d अपॉन c माइनस वी, t2 कितना है d अपॉन c प्लस वी, ठीक है। फिगर का काम हो चुका है तो हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से t निकाल लें, t इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ से d हम कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन सी माइनस वी प्लस 1 अपॉन सी प्लस वी, तो t कितना आएगा d। अच्छा देखो एलसीएम लेते हैं तो ये इधर आ जाता है, ये इधर चला जाता है, तो c प्लस वी प्लस सी माइनस वी, नीचे बचेगा c माइनस वी सी प्लस वी, क्लियर है। तो t कितना आएगा d। अच्छा ये देखो वेलोसिटी से वेलोसिटी तो गया, तो ये आएगा कितना 2c अपॉन में, ये देखो a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऐसे लिख सकते हैं, तो 2dc अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब हम ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं कि सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, 2dc अपॉन सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो इस सी से इसका स्क्वायर गया और इस सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या होगा 2d/c अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो सब t को कैसे लिख सकते हैं, 2d/c, ठीक। इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर पे पावर -1 लिख सकते हैं। तो देखो वेलोसिटी ऑफ अर्थ इन द कंपैरिजन ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट बहुत कम होता है, तो ये क्वांटिटी 1 से बहुत छोटा हो जाएगा, तो बाय बाइनोमियल थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं t को 2d/c और ये अंदर आकर मल्टीप्लाई हो जाता है तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हमारा टाइम निकला लॉन्गिट्यूडनल जर्नी में। अब हमें लैटरल जर्नी का निकालना है कि उसमें कितना टाइम लगेगा। तो बेसिकली हमें उसके लिए भी एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो देख लेते हैं। वैसा ही है, मान लेते हैं ये कोई सोर्स है S, यहाँ से लाइट इधर गया और यहाँ पर हम रखे हुए हैं एक प्लेट P और यहाँ पर 2 मिरर है, ये तो M2 था और ये M1 था। तो यहाँ पे लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा और यहाँ पे ट्रांसमिट करके इधर चला जाएगा, ठीक है। बट अर्थ मोशन कर रहा है आगे की तरफ, तो जाहिर सी बात है ये प्लेट आगे चला जाएगा ना, तो ये मिरर भी तो आगे चला जाएगा। तो ये जो लाइट ऊपर गया, यहाँ पर मिरर है ही नहीं, मिरर हट के यहाँ पे आ जाएगा। कुछ इमेजिन हो रहा है, यहाँ पे था हट के यहाँ पे आ गया, तो लाइट तो ऐसे ही निकल जाएगा। यही मिरर यहाँ पर आया हुआ है, अच्छा ये यहाँ पे आया तो ये प्लेट यहाँ पर आ चुका होगा। क्लियर है, इसको डॉट 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 से दिखा दे रहे हैं। इसको लिख लेते हैं P डैश और इसको लिख लेते हैं M2 डैश।
अब यहाँ से जो लाइट है रिफ्लेक्ट करके यहाँ पर गई, ठीक है। अच्छा, होगा क्या कि ये लाइट अब यहाँ से यहाँ पर आएगा, तो उस समय ये वाला प्लेट यहाँ से यहाँ आ चुका होगा, ये वाला प्लेट ही यहाँ से यहाँ आ चुका होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ चुका होगा, ठीक है। बेसिकली ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये साइड इसके इक्वल होता है, ठीक। यहाँ पर डॉट 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 कर लेते हैं, ठीक। अच्छा, होगा क्या कि उस समय ये मिरर भी आगे चला गया होता है, तो उसका तो हमें कुछ काम नहीं है, तो बस ऐसे ही बना लेते हैं। हमें बेसिकली काम है इस मिरर का। तो अब देखो, अब हमें यहाँ पे टाइम निकालना है, तो मान लेते हैं इसमें टाइम हमें लगेगा t1 डैश और इसमें लगेगा t2 डैश। तो दोनों टाइम निकाल के ऐड कर लें, लैटरल जर्नी में कितना टाइम लगेगा वो निकल जाएगा। तो सेकेंड केस क्या है, लैटरल जर्नी में टाइम, लैटरल जर्नी, ठीक। t1 डैश क्या होगा, t1 डैश क्या होगा। अच्छा देखो, यहाँ पे t1 डैश समझ में नहीं आएगा कि क्या होगा, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। कैसे, ये क्या है, लाइट का मोशन है और लाइट c वेलोसिटी से मूव करता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड c है, टाइम t1 डैश है। अच्छा, इधर क्या मोशन कर रहा है, अर्थ, मतलब ये प्लेट मोशन कर रहा है अर्थ के साथ, तो इधर वेलोसिटी ऑफ अर्थ है v, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी कि ये डिस्टेंस निकल गया। और यहाँ पे ये तो 90 डिग्री बनेगा ये, ठीक है। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना है, अच्छा ये डिस्टेंस तो d होता था, तो जाहिर सी बात है ये डिस्टेंस भी क्या होगा, d होगा, ठीक है। तो देखो, इस वाले ट्रायंगल से हम क्या लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। देखो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो c t1 डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू t का स्क्वायर प्लस v t1 डैश का होल स्क्वायर। यहाँ से निकाल लेते हैं, c स्क्वायर t1 डैश स्क्वायर d स्क्वायर प्लस v स्क्वायर t1 डैश का होल स्क्वायर। अब देखो, इसको इधर लेते आ रहे हैं, तो c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर t1 डैश स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, इधर d स्क्वायर। अब t1 स्क्वायर कितना आएगा, t1 डैश स्क्वायर d अपॉन में ये d स्क्वायर होगा c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। अब यहाँ पे रूट ले लें दोनों साइड, तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर हट जाएगा और ये रूट में चला जाएगा। तो ये बेसिकली क्या आया, t1 डैश। अच्छा, जितना टाइम इधर जाने में लगेगा उतना ही टाइम इधर जाने में, तो टोटल टाइम क्या होगा यहाँ पे। अब इसका भी काम हो चुका है, तो इसको भी इरेज कर देते हैं। तो टोटल टाइम क्या होगा, t डैश इज इक्वल टू t1 डैश प्लस t2 डैश, t डैश इज इक्वल टू, अच्छा दोनों तो इक्वल है तो इसको t1 डैश भी लिख सकते हैं, 2t1 डैश, तो 2। अच्छा, t1 डैश कितना था ये, तो d अपॉन रूट में c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ठीक है। ऊपर नीचे हम c से डिवाइड करेंगे, तो 2d बाई सी अपॉन में 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2d बाई सी अपॉन में 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर पे पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हैं। t डैश को कैसे लिख सकते हैं, 2d बाई सी, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर पे पावर -1/2, ऊपर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा पावर, t डैश इज इक्वल टू 2d बाई सी, और ये देखो ऐड हो जाएगा क्योंकि ये 1 से बहुत ही छोटा क्वांटिटी है,
तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। क्लियर है? अब हमें देखो t मिल चुका है और t डैश भी मिल चुका है, तो हम टाइम डिफरेंस निकाल रहे हैं, हमारा वही काम है। तो आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली हम अब टाइम डिफरेंस निकालेंगे। टाइम डिफरेंस, जिसको कि हम डेल्टा टी से डिनोट करेंगे, तो t माइनस टी डैश। डेल्टा टी कितना आएगा? t इतना है 2d/c 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ प्लस है, माइनस ये माइनस करना है 2d/c ब्रैकेट में 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। हैव एनीबडी एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। तो डेल्टा टी कितना आ जाएगा? देखो 2d/c और 2d/c दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अच्छा ये माइनस साइन है ना, तो ये -1 हो जाएगा और ये अंदर जाके माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखो -1 से 1 गया, तो डेल्टा टी कितना आएगा? 2d/c, और इसको क्या लिख सकते हैं? वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कितना आएगा? ये हमारे पास आएगा डेल्टा टी 2d/c ब्रैकेट में, ये इधर जाएगा तो 2v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। इतना तो आ रहा होगा सबको। तो ये माइनस होगा तो क्या ऊपर बचेगा? केवल वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। यहाँ देखो 2 से 2 गया, डेल्टा टी कितना आया? टी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये आया टाइम डिफरेंस। हमारे पास टाइम डिफरेंस आ चुका है, तो हम पाथ डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो पाथ डिफरेंस निकाल के देखते हैं कितना आता है। पाथ डिफरेंस को हम कैसे निकालेंगे? देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। अच्छा यहाँ पर ये क्यूब होगा, क्योंकि ये स्क्वायर और ये एक सी है, तो सी क्यूब हो जाएगा। तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा? स्पीड इनटू टाइम। तो ये जो डेल्टा डी है, मतलब टाइम डिफरेंस, ये कितना आ जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम डेल्टा टी। अभी हम कैलकुलेट किए हैं, तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा? c इंटू डी वी स्क्वायर अपॉन सी पे क्यूब, c से गया डेल्टा d इज इक्वल टू डी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। पाथ डिफरेंस हमारे पास ये आया, ठीक है। अब देखो इसके बाद हुआ क्या कि ये एक्सपेरिमेंट तो हो गया, पर जो माइकलसन थे इसको 90 डिग्री रोटेट कर दिए। मतलब कि सोर्स यहाँ था ना, 90 डिग्री रोटेट कर दो इसको, तो सोर्स यहाँ पे चला जाएगा। तो इस समय सोर्स कहाँ पर है? यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो यहाँ से लाइट नीचे आएगा। अच्छा ये जो प्लेट ऐसे था वो घूम के ऐसे हो चुका होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मिरर था घूम के यहाँ पे आ गया होगा, और यहाँ पे जो मिरर था घूम के यहाँ पे आ गया होगा, और यहाँ का टेलीस्कोप घूम के इधर आ गया होगा। तो हुआ क्या? इधर तो लाइट रिफ्लेक्ट कर गया। ये क्या था? M1 था, ये M2 था, और ये प्लेट P था, और ये टेलीस्कोप T था। अच्छा होगा क्या? ये लाइट ट्रांसमिट हो गया, ये इधर होके जाएगा। अच्छा ये टेलीस्कोप में लाइट जाएगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री रोटेट करके ऐसे चेक किया गया। तो इसमें पाथ डिफरेंस कितना आया?
if we rotate the instrument by 90 degree, delta D comes out to be 2dv square upon c square। उस समय पाथ डिफरेंस इतना आया 90 डिग्री रोटेट करने के बाद, यहाँ पे 90 डिग्री टर्न कर दिया गया, ठीक है। अच्छा ये देखो पाथ डिफरेंस हमारे पास ये आ रहा है 90 डिग्री करने पे, तो पाथ डिफरेंस हम कैसे लिखते थे, n लैम्डा लिखते थे। तो हमें नंबर ऑफ फ्रिंज निकालना है n, तो देखो n कैसे कैलकुलेट होगा, since delta D is equal to n lambda, hence n lambda is equal to 2d v square upon c square, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमको चाहिए n, तो लैम्डा को इधर ट्रांसफर कर दें, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेसिकली 2dv स्क्वायर अपॉन लैम्डा c स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब देखो यहीं पे सब खेल होता है, क्या होता है कि यहाँ पे देखो D क्या है, ये O नहीं है D है। जो इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया गया था उस टाइम, D को हम 11 मीटर लिए हुए थे जब वो एक्सपेरिमेंट हुआ था, कितना 11 मीटर। अच्छा ये जो v है वेलोसिटी ऑफ अर्थ है ना, तो वेलोसिटी ऑफ अर्थ होता है 30 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा ये लैम्डा जो था, ये लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, तो उस समय जो लाइट यूज किया गया 600 एंगस्ट्रॉम का यूज़ किया गया, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 6000 एंगस्ट्रॉम, ऐसे लिख सकते हैं मीटर। और c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो d v लैम्डा c ये सब यहाँ पे रख दो, और 2 तो नंबर है, तो ये सब यहाँ पुट करने के बाद n क्या आता है, n आता है 0.4। अब सुनो सब, जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट था उसमें जो इंस्ट्रूमेंट था, इंस्ट्रूमेंट कैपेबल टू मेजर द फ्रिंज शिफ्ट अप टू 0.01 n इज इक्वल टू 0.01, इतना मेजर कर सकता था। अब चूंकि n इतना आया है, तब तो ये मेज़रमेंट आ जाना चाहिए था, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट कैपेबल था कि इतना छोटा क्वांटिटी भी मेज़र कर सकता है। लेकिन इतना बड़ा शिफ्ट आया उसके कंपैरिजन में, तब भी क्या हुआ, हमको कोई शिफ्टिंग दिखाई नहीं दिया, कोई भी फ्रिंज शिफ्ट नहीं दिखाई दिया गया। तो कोई फ्रिंज शिफ्ट हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब thus there is no relative motion between earth and ether। सोचो अगर कोई रिलेटिव मोशन होता तो कुछ तो आना चाहिए था शिफ्ट, बट शिफ्ट आया ही नहीं, इसका मतलब कि कोई रिलेटिव मोशन है ही नहीं। अच्छा हम मान के चल रहे थे कि जो ईथर है
एब्सोल्यूट है, बट एब्सोल्यूट नहीं है। यहाँ पे प्रूफ तो हो गया। तो इसके बाद क्या कंक्लूजन आया, माना गया कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है केवल वही एब्सोल्यूट बचा, एब्सोल्यूट। ठीक है, तो आगे देखते हैं थोड़ा सा निगेटिव रिजल्ट इसका क्या था। एक्सप्लेनेशन ऑफ निगेटिव रिजल्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ निगेटिव रिजल्ट। अच्छा, सब बोलेंगे निगेटिव रिजल्ट, निगेटिव रिजल्ट, बट निगेटिव रिजल्ट है क्या किसी को मालूम ही नहीं होता है। निगेटिव रिजल्ट क्या है, हमें इतना का ऑब्जर्वेशन मिल जाना चाहिए था लेकिन मिला ही नहीं। मतलब जाहिर सी बात है कोई पाथ मतलब रिलेटिव मोशन रहा ही नहीं होगा। तो हम मान के चल रहे थे कि इन दोनों के बीच में कुछ तो रिलेटिव मोशन होगा, पर नहीं आया, फेल कर गया एक्सपेरिमेंट। यही है निगेटिव रिजल्ट। तो इसको एक्सप्लेन कैसे किया गया, पहला मान लिया गया कि देयर इज नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन अर्थ एंड ईथर। ये एग्जाम में पूछता है एक्सप्लेनेशन ऑफ निगेटिव रिजल्ट, तो ये लिख देंगे। सेकंड क्या लिखेंगे कि द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन comes out that speed of light is only absolute, absolute invariant। ठीक है, अब देखो इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ लाइट। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ लाइट। तो एक बार फिर शुरू से समझ लेते हैं। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट जो हुआ था वो क्यों हुआ था, हमें देखना था अर्थ और ईथर के बीच में कोई रिलेटिव मोशन है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि माना गया था कि ईथर जो है एब्सोल्यूट है, तो अर्थ उसके रिलेटिव में मोशन कर रहा है तो कुछ रिलेटिव मोशन आएगा, बट कोई रिलेटिव मोशन नहीं आया। उनका एक्सपेरिमेंट जो था वो फेल कर गया, तो निगेटिव रिजल्ट आ गया। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ निगेटिव रिजल्ट क्या दिया गया कि जो अर्थ और ईथर है दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, और जो स्पीड ऑफ लाइट है केवल वही क्या है, एब्सोल्यूट है, यूनिवर्सल। तो ये था माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही।